समय ये जिंदगी का हर फसाना याद रखता है, जहां के दौर में आना और जाना याद रखता है। भुला देते उन्हें सब वक्त के संग जो बदल जाते, बदल दे वक्त को उनको जमाना याद रखता है। दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो बेझिझक अपनी बात कहते हैं। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त चाहे जैसा भी हो कहते वही हैं जो उनके दिल और दिमाग में होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और अपनी बात अपने अंदाज में कही। ऐसे ही कहने वालों का मंच है ये, कह के रहेगा कहने वाला। आज हम जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं उनकी भी कोई एक पहचान नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम बदला, रूप भी बदला, अपने करियर की रेल यात्रा में हर बड़े स्टेशन पर डिब्बे बदले, मगर जिस भी डिब्बे में गए वहां अपनी छाप छोड़ी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है जहां व्यक्ति एक ही समय में विद्वान भी हो सकता है, वो विवादों का केंद्र भी हो सकता है, भीड़ जुटाने वाला ब्रांड भी हो सकता है। उनकी लोकप्रियता का दायरा इतना विचित्र है कि कुछ लोग उन्हें विचारक कहते हैं, कुछ शिक्षक कहते हैं, कुछ विश्लेषक कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। स्वागत करेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास का। कैसे आप? बहुत धन्यवाद। क्या बात है, युवा शक्ति है। कह के रहेगा कहने वाला। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कह के रहेगा कहने वाला हम कह रहे हैं, आप तो कहने वाले ही हैं। हमारी जिंदगी में अच्छा और बुरा सिर्फ इसलिए हुआ है कि कह के रहेगा कहने वाला। जो कुछ अच्छा हुआ है वो भी इसलिए क्योंकि कह के रहेगा कहने वाला। सीधी सी बात, न मिर्च मसाला। और जो कुछ सो कॉल्ड बुरा हुआ लाइफ में कि साहब ये गड़बड़ हो गई, वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि अंदर से आया और बोल दिया। लेकिन सीधी सी बात, न मिर्च मसाला से पहले है कि दिल का हाल सुने दिल वाला। यहाँ दिल वाले नहीं मिले क्या आपको? नहीं, अगर आप दिल से कहते हैं तो लोग सुनते हैं। देखिए क्या है कि वेद में एक शब्द है, लोक सहस्त्र चक्षु, लोक की 1000 आंखें हैं। तो आप एक आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, 10 को बना सकते हैं, पूरे समय को मूर्ख नहीं बना सकते। समय बहुत सारी बुद्धि और बहुत सारे अस्तित्वों का एक रूप आंख है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। जैसे मैं जब क्लास पढ़ाने के लिए गया पहली बार 93 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एक पीजी कॉलेज में। तो जब मैं अपने सामान लगा रहा था तो मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। वो कम बातें करते थे, मुझसे नाराज़ बहुत थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई अब तुमने हमारी बात तो मानी नहीं, इंजीनियर बने नहीं, अब प्रोफेसर बन रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, ये क्लास है, कवि सम्मेलन नहीं है। मैंने कहा जी मतलब? बोले जो शिष्य है जो आपसे क्लास पढ़ने के लिए आया है वो, उसे विषय नहीं आता, लेकिन वो ये जानता है कि गुरुजी को आता है कि नहीं आता। इसलिए क्लास पढ़ाने जाओ तो पहले पढ़ के जाना, जो विषय पढ़ाने जाओ उसको पढ़ के जाना। तो हो सकता है लोगों को कविता ना आती हो सकता है लोगों को भाषण ना आता हो सकता है लोगों को पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ ना आते हो, लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ आदमी, जनता में बीच में खड़ा हुआ 50,000 जनता में आदमी, वो आपका चेहरा देखकर, आपकी बात देखकर ये पता लगा लेता है कि यार दिल से कह रहा है कि फर्जी कह रहा है। और दिल से कह रहा है तो फिर दिल से ताली बजाता है, दिल से दाद देता है, दिल से आपके साथ। ये बताइए, आप कह रहे हैं, पिताजी कह रहे थे कि इंजीनियर बनना है, तो वो कहानी कि आप कवि कैसे बन गए? उसके बाद तो बहुत कुछ बन गए। देखिए 70 के दशक में मैं पैदा हुआ, बसंत पंचमी के दिन 1970 में 10 फरवरी को। तो हमारा घर जो है वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें एक पिताजी की नौकरी केवल एक डिग्री कॉलेज में, और हम 5 भाई बहन, चाचा भी, बुआएं भी आनी, और पढ़ाते थे। हाँ, वो शिक्षक, हिंदी के अध्यापक, प्रोफेसर, विद्वान व्यक्ति, हिंदी संस्कृत के आचार्य, बहुत अद्भुत और बड़ी अपरिमित मेधा उनके अंदर है। उन्हीं का अंश हमारे अंदर जो कुछ भी आ पाया है। लेकिन तब के माता पिताओं के सामने सबसे बड़ी चिंता जो थी वो थी 2 वक्त की रोटी, एक छत और कपड़े, जो कि जनरली होता था। जैसे आज मेरी बेटियों के सामने चिंता नहीं है, तो मेरी बेटी ने कहा मैं ये करना चाहती हूँ, ओके ट्राई करो, मैं ये करना चाहती हूँ करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। तो उन्होंने सारे भाई बहनों को इस तरह तैयार करा कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना न्यूनतम अर्हता जरूर पालें कि 2 वक्त की ठीक से रोटी मिले। उसके लिए उनको इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, उनसे नेट कराना जो आर्ट्स में थे। तो उन्हें मुझे लगा देखकर कि ये लड़का मेधावी है, तेज है। और उन दिनों
सत्यकाम, काला पत्थर, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों का बोलबाला था, जिसमें हीरो अक्सर इंजीनियर होता था, या आनंद जिसमें डॉक्टर होता था। तो डॉक्टर में लंबा वक्त लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, और बड़ा वाला भाई इंजीनियर हो चुका था। तो उनका दोष नहीं था, उन्होंने मारपीट की कोशिश की कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, और मेरे अंदर एक विद्रोह था। मतलब अब मैं आप छोटे हैं परिवार में? सबसे छोटा हूं मैं, घर में सबसे छोटा हूं, लेकिन मतलब मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं नियति का भी, माता पिता का भी, कि उन्होंने विरोध बहुत किया, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की और प्रतिबंध बहुत लगाए, लेकिन कालांतर में वो इस बात को समझे कि हर चरित्र की, हर व्यक्तित्व की धातु किसी और काम के लिए होती है। मतलब जिसको पत्रकार बनना है वो पत्रकार ही बनेगा, जिसको नेता बनना है वो नेता ही बनेगा, जिसको गायक बनना है वो गायक ही बनेगा। बचपन से गाता है वो आदमी, हो सकता है शास्त्रीय बाद में सीखे, लेकिन गाता पहले है। तो मेरे अंदर एक कवि था जो मुझे दिख रहा था, अंदर से हुक रहा था, लेकिन पिताजी कविता पढ़ाते हुए भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से असुरक्षित रहें, उनको 2 वक्त का ठीक भोजन मिले, उनके सिर पर छत हो। इसलिए उन्होंने कोशिश की, और तब तक ये द्वार भी नहीं खुले थे। जैसे अब ये बच्चे बैठे तो इनके पास बहुत द्वार है, ये पत्रकारिता करके गाना गा सकते हैं, ये इंजीनियरिंग करके जो है, अब अरुणाब देखिए आप, TVF वाला हमारा अरुणाब कहाँ से आया है, वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया है, खड़गपुर से एमटेक है, और उसने आके पंचायत और गुल्ला को ये बनानी शुरू कर दी और बहुत अच्छी बना ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। तब ऐसा नहीं था, तब या तो आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और उसके बाद आप कुछ नहीं बन पाए तो फिर आपको बाकी चीजें बनना है। ये तो कविता आपने सबसे पहले कब की, कब आपको लगा कि ये तो मैं कविता कर सकता हूँ? मेरी पहली कविता जो है वो 9वीं क्लास की है। तो मेरी जो बहन है बड़ी, जिसने मुझे विश्वास कुमार से कुमार विश्वास नाम दिया, डॉक्टर वंदना। आपका नाम था विश्वास कुमार? हमारा नाम विश्वास कुमार शर्मा। विश्वास तो कुमार वो बड़ा शर्मा। नॉन पोइटिक नाम था। विश्वास कुमार क्या होता है, सब भाई उस समय डॉक्टर कुमार बेचैन, फलाना नीरव, फलाना नीरस, ऐसे नाम थे। तो क्या नाम रखे हैं ऐसा सोचते थे। तो बाद में कालांतर में उसने कहा कि कुछ मत कर, इस कुमार को आगे लगा ले। वो मोदी कॉलेज में प्रिंसिपल है, PG कॉलेज में, एक ही बहन है हमारी। तो अभी प्रिंसिपल? जी अभी प्रिंसिपल है। तो वो कविता प्रतियोगिता में जा रही थी, तो उसको समस्या पूर्ति दे रखी थी, साथ रहेंगे। अब इस पर कविता लिखनी थी। तो वो हम दोनों एक ही कमरे में 2 खाटें बिछा के सोते थे, और एक हमारा भाई और जो इंग्लिश में प्रोफेसर एंड हेड है वो सोते थे। तो वो बेचारी लगी पड़ी थी कि कैसे करूं कैसे करूं, मेरे घर का नाम पिंटू है। बोली ये तो बनी रही। तो मेरे अंदर तो गीत था ही, गाता तो था ही मैं। तो मैंने उस कविता को लिख दिया कि सीमाओं के आमंत्रण पर उठते सारे हाथ रहेंगे, भारत माँ के वरद पुत्र हम साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। और वो मैंने पूरी कविता लिख दी उसमें। अपना पर्वतराज हिमालय के शिखरों पर सिंहनाद है। ये 9वीं क्लास? 9वीं क्लास में लिखा। 9वीं क्लास का पिंटू लिख रहा है? हाँ पिंटू लिख रहा है। वो जाके पढ़ के आई उसको कविता प्रतियोगिता में, तो वो फर्स्ट आ गई। तो उसको 101 रुपए का प्राइज मिल गया। अच्छा, कविता उन्होंने पढ़ी? हाँ उन्होंने पढ़ी भाई। आप उनके लिए लिख रहे थे? हाँ मैं तो उनके साथ बैठ के लिख रहा था, थोड़ा बहुत उसने भी किया। वो भी साहित्य की विद्यार्थी थी, पढ़ रही थी BA में। वो पढ़ के आई, वो फर्स्ट आ गई। तो शाम को जब वो लौटी 4-5 बजे के, पापा मैं फर्स्ट आ गई। तो एक अकेली बेटी आप पिताओं को वैसी प्रिय होती हैं, बेटे तो ठुकते पिटते रहते हैं। तो पिताजी ने बड़े खुश हुए, अरे हमारी लाली फर्स्ट आ गई, बेटा तू क्या कविता पढ़ी आई? ने कहा पापा ये कविता सुनाओ हमको। उसने कविता सुनाई, बहुत अच्छी, अरे वाह बड़ी अच्छी लिखी, तूने कैसे लिखी? तो वो बेचारी सद्भाव में बोली कि नहीं मैंने नहीं लिखी, पिंटू ने लिखी। तो उन्होंने हमको बुलाया कि यहाँ आओ। तो हमें लगा इसका पारितोषिक हमें भी मिलेगा, हमें भी ऐसी गले से लगाया जाएगा। उन्होंने मेरा कान पकड़ा, एक थप्पड़ दिया, कहा कि बायोलॉजी में एंथ्रोपोडा याद करने के लिए बोला है, वो किए नहीं है, कविता लिख रहे हो इस दिन के लिए, वो इंजीनियर बनना है तुमको। तो मेरे कविता का पहला पारिश्रमिक थप्पड़ है। और ये तो आज जिन कवियों से मैं कहता हूं, जो नए कवि सुन रहे हैं, आप भी नए कवियों को खूब सुनवाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि यार पारिश्रमिक बाई प्रोडक्ट है, मानदेय बाई प्रोडक्ट है, चार्टर विमान बाई प्रोडक्ट है, ये घड़ियां जो है ना बड़े बड़े ब्रांड्स की, ये बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है आपका काम। तो मेरा पहला पेमेंट, आपका पहला पेमेंट क्या था जी? थप्पड़ था। आप बता क्या लेगा? हमको तो पहला थप्पड़ मिला। तो जो मिला है वो सर्वोत्तम मिला है। तो अगर आपको किसी को 11,000 मिल रहे हैं, किसी को 21,000 मिल रहे हैं, किसी को 51,000 मिल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि भगवती बड़ी कृपा कर रही हैं आप पर कि आप अपने हृदय की बात जनता को सुना पा रहे हैं, जनता उसके लिए तालियां बजा रही है, और आपको पारिश्रमिक भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है जीवन चलाने के लिए। ये लेकिन कविता तो आ गई, लेकिन कब पता चला कि ये कविता ऐसी है? एक तो बहन को लिख के दी, उसके बाद क्या ऐसा लगा कि ये ही मेरा जीवन है? कब वो वाली रियलाइजेशन कब हुई कि नहीं ये इंजीनियरिंग को कह रहे हैं लेकिन वो नहीं है?
देखिए आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे टीवी सीरियल्स और बहुत सारे हमारे जो सीरियल्स हैं वो LGBT इश्यूज पे आते हैं। तो LGBT इश्यूज में वो बंदा क्या कहता है कि मैं गलत बॉडी में ट्रैप हूं। तो आपके अस्तित्व के साथ भी ऐसा होता है कि आपकी एग्जिस्टेंस में एक आदमी ट्रैप होता है। और मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो 50 की उम्र में 60 की उम्र में कहते हैं यार मैं बनना तो गायक चाहता था, यार मैं खेलना तो क्रिकेट चाहता था, लेकिन व्यावसायिक रूप से उस समय सफलता के मानक के कारण दूसरी चीज ले ली जाती है। तो मेरे को ये 11वीं 12वीं में मैं लग गया था इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान कि मुझे ये नहीं बनना। और तब एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट आया, और उसकी भी कहानी ये है कि मैं, जो मेरा रूममेट था वो लड़का पंजाब से था, तो वो छुट्टी पे चला गया, तो उसकी एक किताब पढ़ी हुई थी कुछ, तो एक किताब मैंने उठाई, वो आचार्य श्री रजनीश की थी। तब तक वो भगवान भी नहीं थे और ओशो भी नहीं थे, और वो ₹1.25 की एक किताब छपती थी, और उस किताब का टाइटल मुझे आज भी याद है, माटी कहे कुम्हार से। उसमें अस्तित्व के सवालों पर रजनीश बोल रहे थे। तो उसमें एक जगह उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है वो ईश्वर की आवाज़ है, अगर तुम उसके विपरीत जाते हो तो तुम ईश्वर के विपरीत रहोगे जीवन भर। ईश्वर के विपरीत रह के जो मनुष्य कर सकता है वो करोगे। तो मुझे लगा यार मेरे अंदर से तो आवाज़ आ रही है कि मुझे कवि बनना है, और ये मैं डायोड, ट्रायोड, चिप्स थ्योरीज ये पढ़ रहा हूँ। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड। तो फिर जो मध्यम वर्गीय परिवारों में बच्चों को कन्विंस करने के तरीके होते हैं, इमोशनल, रोना, समझाना, यहाँ तक कि शारीरिक 2-4-5 थप्पड़ लगा देना, ये सब हुआ। लेकिन 11th में ही आपने फैसला ले लिया था? नहीं, फैसला इंजीनियरिंग के दौरान लिया। अच्छा, इंजीनियरिंग किया? नहीं की कहाँ कर पाए, भाग लिया ना, इंजीनियरिंग कहाँ कर पाए। इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कर पाए हम क्योंकि पहले ही तय कर लिया कि भाई ये नहीं करनी इंजीनियरिंग, अपने को कवि बनना है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरा, क्योंकि जब तक मैं लौटा तब तक रेगुलर के एडमिशन्स खत्म हो गए। अच्छा। और मेरे फादर ने एक बड़ा एहसान मुझ पे किया। उन्होंने, जब मैं देख लिया कि अब ये कुछ नहीं कर सकता और ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई देखो, मैं तो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तुम कवि बनना चाहते हो, और मेरे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं सब, मैंने अपना घर भी नहीं बनाया है, किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो हमारे तुम्हारे बीच एक समझौता हो गया। 21 साल की उम्र तक 2 वक्त खाना और हर सीजन के 2 कपड़े मैं बनवाऊंगा, बदले में तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, सब्जी लाना, गेहूं पिसा के लाना, दूध लेके आना, और बाकी तुम्हें जो प्रयोग करना है अपना, ये कविता पढ़नी है, BA करना है, BCom करना है, वो तुम अपने पैसे से करो, मतलब खुद कमाओ और खुद करो। मतलब किसी काम के तो रहो। हाँ, मतलब घर में काम करो। और मेरे दोनों भाई जो उस समय कमा रहे थे, एक बड़ा इंजीनियर, उससे छोटे प्रोफेसर जो वाइस चांसलर हुए बाद में, उनको बुला कर उन्होंने कहा कि अगर इसको 1 रुपया भी किसी ने दे दिया तो मेरे से संबंध समाप्त है। मेरे पिता बड़े अनुशासन वाले हैं, मतलब उनसे सबको डर, हमको तो आज भी डर लगता है। हम तो मतलब आज भी सारे भाई उनसे भयभीत रहते हैं कि पिताजी ने जो बोल दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर है। तो उन बेचारों ने भी हाथ खड़े कर लिए। तो मैंने BA का पहला फॉर्म जो है वो खुद लेखन कर्म करके उससे जो पैसे कमाए मैंने 123 रुपये, उसमें से 121 रुपये का मैंने BA का फॉर्म भरा, और दिसंबर में फॉर्म भरा। मेरे को 4 महीने की विंडो मिली, आधा दिसंबर मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्जाम शुरू हो गए। तो जब रिजल्ट आया BA फर्स्ट ईयर का, तो मेरठ विश्वविद्यालय उस समय होता था, CCS नहीं था, मेरठ विश्वविद्यालय में मैंने रेगुलर और प्राइवेट दोनों को मिला के टॉप किया 4 महीने में। तब मेरे पिताजी को पहली बार लगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वो अब पिताजी थे तो उनके अंदर वो वाला थोड़ा सा अहंकार का तत्व था, तो उन्होंने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया इस बात को। लेकिन उनको लग गया कि ये कुछ गड़बड़ हमसे शायद हो रही थी। मेरे पास थे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, और मैंने तीनों में अलग अलग इंडिविजुअल भी, बाद में तो यूनिवर्सिटी टॉप की, फिर गोल्ड मेडल लिया, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और उसी साल नेट किया। और माँ इस बीच क्या बोलती थी? भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में ये बच्चियां बैठी हैं, मैं इनसे अक्सर कहता हूँ कि देखो, अगर स्वतंत्र होना बेटा ना, अगर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी बनानी है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पैसा कमाना होना चाहिए, क्योंकि यहीं आके बच्चा टूटता है, यहीं आके आदमी टूटता है कि मैं खिला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ घर। जिस समय होता है ना कि हम भी चला रहे हैं, उस समय उसकी आवाज़ भी नीची होती है और उसका प्रेम भी ज़्यादा होता है कि किस्त दोनों दे देंगे। तो और भारतीय पुरुष जो है वो होम मेकर्स को कुछ समझता नहीं है, अभी भी बहुत सारे भारतीय पुरुष नहीं समझते। भारतीय पुरुष क्या होता है, वो सुबह उठता है, तैयार होता है वो ऑफिस जाने के लिए, उस समय नहा धो के वो महिला बेचारी गीले से बाल बांध के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, परोसती वरोसती एक बहुत खूबसूरत सी एक महिला लग रही होती है, और घर साफ साफ सा होता है,
शाम को आता है तब तक वो सारे काम करके, बच्चे को नहला के, कुत्ते को खिला के, बच्चे का होमवर्क करा के, उसकी टाई बदल के, उसकी पॉटी साफ करके, तुम्हारी माँ को देख के, तुम्हारे बाप को देख के, तुम्हारा खाना रात का देख के, पूरा झाड़ू पोछा करवा के या करके वो फिर तैयार होकर बैठी होती है कि अब पति आएंगे। तो उसको लगता है जैसा सुबह गया था ऐसी है, इसने क्या करा, मैं तो ऑफिस गया। उसको पता ही नहीं है कि भाई तू तो एक डेस्क देख रहा था, ये तो 25 डेस्क घर में देख रही थी बेचारी, काम ही काम करे जा रही थी। तो उसका जो अहंकार है वो बड़ा प्रबल रहता है। तो माँ बेचारी क्या कहती, क्योंकि ब्रेड अर्नर तो पिताजी थे, तो वो तो जो वो कन्विंस कर रहे हैं वो आपको कन्विंस होना पड़ेगा। जैसे मेरे मामले में मैं कन्विंस नहीं हो सकता, मतलब पर आपने माँ को नहीं बोलने की, समझाने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हो? मेरी जो पहली किताब आई थी पगली लड़की, उसके समर्पण में मैंने 3 डेडिकेशंस दिए थे, उससे आप समझेंगे। मैंने उसमें लिखा था, पिता को जिन्होंने मुझे समझना नहीं चाहा, माँ को जो मुझे समझ नहीं सकी, और उसको जिसने मुझे समझ कर भी अनसमझा कर दिया। तो ये 3 लोग लाइफ में थे उस वक्त। वो कौन थी? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर कभी। कितने निकालते थे आप? मेरा पहला पेमेंट 100 रुपए का है। 2 सितंबर 1988 को मैंने पहली बार कविता पढ़ी हापुड़ में, जैन समाज के कवि सम्मेलन में। डीके जैन साहब होते थे वहां के संयोजक। अच्छा। और मैं इनवाइटेड नहीं था, मैं वहां गया हुआ था ऐसे ही कवि सम्मेलन सुनने? नहीं, मैं किसी काम से गया हुआ था, पढ़ता था, एसएससी कॉलेज में पढ़ता था हापुड़ में। तो मेरे एक सीनियर थे राजीव अग्रवाल, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, हापुड़ में रहते हैं वो। तो राजीव अग्रवाल उनके निकट थे। तो कवि लोग आए हुए हैं, इस चक्कर में मैं मिलने चला गया। गोपाल दास नीरज आए हुए हैं, बाल कवि बैरागी आए हुए हैं, अशोक चक्रधर जी भी थे उसमें, मुझे याद है। उसमें 9 के 9 स्टार पोइट्स थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन भी थे। तो हम मिलने चले गए, कविता का तो शौक था ही। तो अब ये बात हो गई कि पहला कवि कौन पढ़वाएं, क्योंकि सभी स्टार हैं। आप तो कवियों की ईगो टैकल करते हैं तो आपको पता ही है। तो ये तो बेचारे बच्चे हैं, अभी नए हमारे बच्चे हैं, सब बहुत प्रतिभावान, तब तो वो सचमुच के बड़े कवि थे। तो किसको पढ़वाएं, तो शहर के 2 कवियों को उसी दिन इनविटेशन भेजा, स्थानीय कवियों को। लेकिन वो स्थानीय कवि भी इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने कहा जब अभी तक नहीं बुलाया तो आज क्यों बुला रहे हो, हम तो नहीं जाएंगे। तो अब कौन शुरू करे? तो राजीव जी बोले कि अंकल जी ये भी कविता पढ़ता है मेरा दोस्त, ये भी गीत लिखता है। और मैंने उसको मना किया कि नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। वो बोले नहीं तो तुम शाम को कविता पढ़ना। तो गांधी आश्रम का एक कुर्ता गाढ़े का और एक जीन्स और रबड़ की चप्पल बाटा की, ये वेशभूषा थी। और पहुंच गए मंच पे। और मुझे आज भी याद है कि बैरागी जी ने संचालन शुरू किया, तो बैरागी जी मेरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे थे। उन्हें लगा कुमार विश्वास नहीं होगा, विश्वास कुमार होगा। उन्होंने कहा विश्वास कुमार हमारे बीच हैं, जो बीए के विद्यार्थी हैं और गीत लिखते हैं, आइए उनका गीत सुनते हैं। अब वो गीत लड़कों टाइप गीत था, जो बिल्कुल किशोरों का गीत होता है ना, बिल्कुल नए बच्चों का। तो वो सुनने वाले भी नए बच्चे थे। याद है आपको? उसकी 2-3 लाइनें याद है। वो यूँ था कि मुझसे सुनो खूब गजले मधुर गीत, मुझसे मेरा मात्र परिचय न पूछो, कि तपती दोपहरी में छत पर अकेली जो तुझको बुलाता था वो गीत हूँ मैं, तुम्हारे ही पीछे जो कॉलेज से घर तक जो हर रोज जाता था वो गीत हूँ मैं, वो गीत। तो वो तालियां बज गई बहुत जोर से, लोग लगा रहे वाह वाह अच्छा है। बैरागी जी ने कहा एक और सुना। उन्हें तो टाइम बिताना था कि जब तक मूंगफली वाला बैठ जाए, चाय वाला खोमचा लगा ले, मुख्य अतिथि आ जाए, तब तक हम ना पढ़ें। तो मैंने पढ़ दिया। तब 2 दौर के कार्यक्रम होते थे। पहला दौर निपटा, हम लोग पीछे बैठे, तो कुछ लोग आ गए। उनमें बड़ौत के एक आयोजक आए। उन्होंने आके हमसे पूछा कि अरे बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आप 17 को खाली हो? हम तो अच्छा, वहीं पे ही? हाँ, हम तो 17 तक खाली थे, हम पे क्या काम था। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी। बोले 17 को बड़ौत आ जाना, कवि सम्मेलन है हमारा, लाला की धर्मशाला में रुकना है। और कैसे आओगे? ये गुरुजी आएंगे तुम्हारे। चाचा जी, मैं चाचा जी बोल रहा था कुंवर बेचन जी को, इनके साथ आ जाना। चाचा जी ने कहा हाँ हाँ भाई साहब का लड़का है, मैं साथ लेके आऊँगा। कितने पैसे? अब मुझको पता ही नहीं था पैसे भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अच्छे से दे देंगे, आप चिंता मत करो, अच्छा सम्मान करेंगे आपका। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझे लिफाफा दिया। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी ये क्या है? तो बोले बेटा ये तुम्हारा किराया है। तो मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 100 रुपये थे और 1 रुपया भी था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी मेरा तो किराया 2 रुपये लगेगा जाने का। हापुड़ से पिलखवे की SJS बस चलती थी, सरदार जस्सा सिंह की।
मैं तो आज भी, ये भी याद है मुझे। तो मैंने कहा उसमें तो 2 रुपये किराया लगता है। बोले नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। अब कविता छपती थी या लेख छपता था तो 30 रुपये आते थे युग वार्ता से। पराग में कहानी छपती थी तो कन्हैयालाल नंदन जी के यहाँ 60 रुपये आते थे, वो भी 3 महीने में आते थे। ये कितना अच्छा है कि 100 रुपये सीधे मिल गए। तो वहां लगभग 10-12 संयोजक सुनने आए थे, खेकड़ा के, सरदने के, बड़ौत के, मुजफ्फरनगर के, खतौली के, सबने मुझे बुक किया, यार ये अच्छा कवि है और सस्ता कवि है। तो किशोर जी सितंबर में, 2 सितंबर से जब मैं शुरू हुआ, 1 अक्टूबर तक मेरे पास 1700 रुपीज, 1700 रुपए थे जेब में, पहले ही महीने में, पहले महीने में। और ये वो 1700 रुपए ज्यादा है या आज के 1700, न जाने क्या क्या बोलूं, लाख बोलूं, करोड़ बोलूं? नहीं, अब तो करोड़ों में भी हुआ पेमेंट। लेकिन क्या है कि वो फिर एक समय के बाद पैसा मिलना न मिलना वो ज़्यादा नहीं रह गया। मेरे ऑफिस को ये बहुत शिकायत है कि जिन प्रोग्रामों में बिना पेमेंट गया उनमें मैंने सबसे अच्छा सुनाया। अजीब सी बात है, पढ़ा बहुत, मतलब, लेकिन पैसे को लेके कोई खुशी नहीं हुई। तो तब भी पैसे को लेके खुशी नहीं थी, तब तो ये बेचारगी थी कि किस तरह इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकूं। तो उस ज़माने में 800 साढ़े 1300 का स्केल हुआ करता था प्रोफेसर का, और उसको इतने ही पैसे मिलते थे, 2-1 हज़ार रुपये, जितने मुझे 1 महीने में 1700 मिल गए थे। तो मैंने कहा ये पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। तो शुरू में कवि सम्मेलन व्यावसायिक तौर पे नहीं किए मैंने, केवल इसलिए किया कि मेरी ज़िंदगी चल जाए, मैं कपड़े ठीक से पहन लूँ, मैं किताब अच्छे से खरीद लूँ, मैं ठीक से घूम फिर लूँ, इसके लिए। ये आपने पहली कविता जो सुनाई, उसके बाद जो बाकी भी कविताएं जो शुरुआत की, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें उसी का जिक्र है क्या जो मैंने पूछा था कि वो कौन थी? तो क्या था कि पहली साल तो कविता ऐसी ही चलती रही कि जो कविता आप लिख रहे हो, लेकिन उसके बाद बीए की दूसरी साल में प्रेम हो गया। मतलब जो जनरली हो जाता है, आप नहीं करते हैं, हो जाता है, कोई चेहरा आता है। तो अंग्रेजी में एक शब्द है कैटलिस्ट, हिंदी में जैसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो उससे पहले कविताएं जो थी वो शब्दों का समुच्चय थी, उनके अंदर जो इमोशन था वो पढ़ा हुआ इमोशन था कि आप ठंडा लोहा पढ़ रहे थे, 7 गीत वर्ष पढ़ रहे थे, आप उर्वशी पढ़ रहे थे, आप शिव बटालवी पढ़ रहे थे, आप जॉन कीट्स पढ़ रहे थे, है ना, आप शैले पढ़ रहे थे। सो उनका मिश्रण था। लेकिन अब जब सीधी एक स्पंदन वाला एक हृदय आ गया, अब अदाएं आ गई, अब आपको देख के मुंह फेरना आ गया, अब नाराज होना, गुस्सा होना, खत किताबत शुरू हो गई, तो डेफिनेटली आपका निजी अनुभव उसमें आने लगा। और जब निजी अनुभव आने लगा तो फिर वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, गीत स्पंदित होने लगे और उनमें प्राण शक्ति आ गई। अभी तक वो बहुत ही खूबसूरत मैनिक्विन थे, अब वो मनुष्य में परिवर्तित हो गए, उनका मानवीकरण हो गया, इसलिए जनता ने उन्हें ज़्यादा स्वीकार किया। वो आपको मिलती हैं अब भी? देखिए, मेरा कहना यह है कि मुझे बहुत सारे बच्चे फेसबुक पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, मिल जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने प्रेम किया, मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहता हूँ, बेटा ये 2 विरोधाभासी वाक्य बोले तुमने, प्रेम किया और सफल नहीं हुआ। प्रेम किया यही सफलता है, जीवन में प्रेम घटित हुआ इससे बड़ी क्या सफलता है? कहाँ आपको कि सफल क्या होता है प्रेम? भाई मैंने बादल देखे बहुत घिरते हुए, बहुत शानदार, पर बादल सफल नहीं हुए, ये क्या बकवास बात हुई? मैंने फूल खिलता हुआ देखा इतने अच्छे रंग वाला, पर फूल सफल नहीं हुआ, इसमें क्या बकवास बात हुई? मैं एक संत के चरणों में बैठा, मैंने उसके संत के चेहरे पे ऐसी करुणा देखी कि मेरा अंतरतम भीग गया, पर सफल नहीं हुआ। मैं इबादत के लिए झुका, मैं ईश्वर के चरणों में झुका, पर मेरी प्रार्थना सफल नहीं हुई, ये क्या हुआ? ये तो व्यापार हो गया, मैंने ये दिया, ये नहीं मिला। आपने प्रेम किया, आपके जीवन में प्रेम घटित हुआ। दरअसल प्रेम अमृत है, और अमृत देवताओं के कंठ में अच्छा लगता है, इसलिए ईश्वर प्रेम को उसी कंठ में उतारता है, उसी हृदय में उतारता है जिसके अंदर देवत्व हो, जिसके अंदर मनुष्यता का प्रकर्ष हो, उसी को प्रदान करता है। छोटे मोटे आदमी को प्रेम मिलता नहीं है। कई लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्रिएटिव लोग जो हैं, कई कहते हैं कि जब वो कुछ लिख देते हैं या कुछ बना देते हैं तो उनको खुद पे यकीन नहीं होता कि ये हमने कैसे कर दिया। आप ईश्वरीय कृपा की बात कर रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि ये मैं नहीं कर, ये कौन करवा रहा मुझसे? ये तो अगर आप सचमुच अच्छे अंदर से आ रहा है आपके, तो आपको लगातार लगेगा कि आप नहीं है। मैं अपने वीडियो देख के कई बार सोचता हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली, ये तो मुझे पढ़ी भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी। दूसरा क्या है, आप प्रस्तुति में भी एक जगह पर ऐसे आते हैं जब आप नहीं होते, कोई और प्रस्तुत हो रहा होता है।
तो 2006 में मैं भोपाल में परफॉर्म कर रहा था, वर्ष प्रतिपदा का कवि सम्मेलन था, और वहाँ के एक नेता हैं जो विधायक हो गए, तब तो विधायक नहीं थे, स्पीकर भी रहे, वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, रामेश्वर शर्मा जी। तो उनका कार्यक्रम था, आपके यहाँ अक्सर खबरों में रहते हैं वो, तो उनका कार्यक्रम था। मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी बैठे हुए थे और एक बड़े लोकप्रिय नेता थे, बड़े सरल अच्छे आदमी बाबूलाल गौड़ जी, वो भी बैठे हुए थे, और शिवराज जी की धर्मपत्नी आदरणीय साधना जी भी बैठी हुई थी, वो भी कार्यक्रम सुनने आई थी, और करीब 1 लाख की भीड़ थी। और ये वो दिन थे मेरे जब मैं कुछ भी बोलता था। अब तो मैं बहुत नियंत्रण करता हूँ, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, कुछ भी बोलता था और जनता कहती थी ये आदमी है जो कुछ भी कह देता है किसी के सामने। तो मैंने खुद को 15-20 मिनट बाद मैंने खुद को नीचे खड़े हुए देखा। ये जो जिमी जिप आपकी है, ऐसी जिमी जिप लगी हुई थी। तो जिमी जिप का इलाका खाली रखा जाता है, नीचे जनता बैठी हुई थी, पीछे जनता बैठी हुई थी, 1 लाख आदमी था। वो जिमी जिप के इलाके में एक जिमी जिप चलाने वाला था और एक छोटा लड़का था जो उसका सहायक था। मैंने उस सहायक के आगे खुद को खड़े होकर खुद को परफॉर्म करते हुए देखा। एक साइलेंस थी, बस हंसते हुए चेहरे थे, लोगों की तालियां थी, हल्ला था जो मुझे सुनाई दे रहा था, प्रतिक्रियाओं से दिख रहा था। और ये मुझे इसलिए सही याद है कि किसी बात पर ठहाका लगा के शिवराज जी जो है वो बाबूलाल गौड़ साहब की तरफ झुके, बहुत जोर से झुके, और वो भी हंसे। तो ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो बाद में वीडियो में देखा मैंने, कहा ऐसा ही हुआ था। तो शुरू में तो मुझे लगा कि दिमाग में कुछ खलल आ गया है, तो मैं फिर इसके लिए एम्स गया, मैंने अपना मस्तिष्क चेक कराया, वो मशीन में जाके अंदर टक 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 खूब सारा काम किया। फिर मैं ऋषिकेश एक दिन ध्यान के लिए गया था, वहाँ एक संत मिले घूमते हुए। मतलब यहाँ पे मैं शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मंच पर थे, आप कविता पढ़ रहे थे, और आपने अपने आप को कविता पढ़ते हुए मंच पर देखा, नीचे खड़े होकर, और नीचे जो घट रहा था वो आपने महसूस किया, सुना, समझा, देखा, यही देखा। उसके बाद जब रामेश्वर जी मेरे को माला पहनाने आए किसी एक कमेंट पे, बहुत ज़्यादा तालियां बजी। जैसे उन्होंने मुझे माला पहनाई, छुआ, तब मैं तुरंत खुद में था, मैं फिर वहीं था। फिर मुझे सामने से दिखने लगा, एंगल बदल गए, जो आपके कैमरा एंगल होता है ना, पहले नीचे का कैमरा एंगल था, अब ऊपर का कैमरा एंगल हो गया। तो फिर वो साधु थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो समाधि है, ये तो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है, तो संतों को लगता है, तुझे लग गया है क्योंकि तू कविता में साधना में है, इसको और मांझ। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होगा? बोले इससे घर परिवार सब छूट जाएगा। बिल्कुल सब। तो अरे मैंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो उसके बाद ये लगातार होता रहता, अब भी हो जाता है कई बार, लेकिन अब थोड़ा सतर्कता रहती है कि अभी उस पथ पे हैं नहीं जहां हमारे लिए सहज हो जाए समाधि, तो खुद को बचा के खुद ही निकाल के लेके आते हैं। लेकिन अब भी कई बार ऐसा हो जाता है, जब जब मंच पे आज भी कविता पढ़ते हुए रोए हैं, ये वही पल थे जब कुछ पता नहीं था कि कौन सामने बैठा है, कहाँ से आए हैं, क्या बोल रहे हैं, बस अंदर से कुछ बोल रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि आप नहीं बोलते हैं। इसीलिए गालिब ने कहा कि चचा तो चचा है। चचा ने कहा कि जब मैं लिखता हूँ शेर, तो ये शेर नहीं है, ये जो मेरी कलम की सरसराहट है, सरसराहट नहीं है, ये जो आते हैं गैब से, ये स्वर्ग से जो लफ्ज़ों के देवता आ रहे हैं, ये कागज पर चल रहे हैं, इनके पैरों की सरसराहट है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो वो जो आ रहा है, स्वर्गिक उतर रहा है, ये उसी की है। और ये दिनकर जी ने भी उर्वशी में लिखा कि मैंने ये लिखा नहीं है, मैं चेतना सागर के तट पर घूमने गया था, वहाँ ये ग्रंथ मुझे पड़ा हुआ मिला और मैं इसे उठा लाया। तो आपकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप नहीं लिख सकते, जो आप नहीं कह सकते, आपको कहा जाए कि लिख दो, नहीं लिख सकते, वो उतरी हैं, ऊपर से उतरी हैं। जो आता है वो जाता है न मन उनको, गंगा पर जो कविता लिखी, काशी पर जो कविता लिखी, वो सब ऐसी कविताएं हैं जो उतरी हैं, आप नहीं लिख सकते। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये कहाँ से आई और ये और इसमें ऐसा क्या है जो ये आपकी पहचान बन गई? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ एक बड़ी कवित्री है मीराबाई, उन्होंने बहुत अद्भुत पद लिखे हमारी माँ ने, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को, यही पॉपुलर हुआ। अब आप पूछिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को, इसमें क्या है? साधारण बात है कि मेरे तो भगवान यही है। बच्चन जी ने इतना सुंदर लिखा, पर बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्यार कराते प्रेम कराते मधुशाला, ये क्या है इसमें? तो आप शिव ने इतना सारा लिखा है, लेकिन एक ही की पुछ दे हाल फकीरा दा, या एक कुड़ी जब अब आ गया 2, जबकि उसने इतना अच्छा लिखा है। मैं तो उसका रेगुलर मतलब पागलों वाला प्रशंसक हूँ शिव बटालवी का। आपकी कौन सी कविता समय स्वीकार कर लेगा ये आपको पता नहीं है।
लेकिन वही कविता या वही लेखन या वही आपकी क्रिएटिविटी स्वीकार करेगा जो किसी हेतु के कारण ना हुई हो। तो कोई दीवाना कहता है किसी मोटिव से नहीं लिखी गई, किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, इससे पेमेंट नहीं मिल रहे थे, कहीं छपना नहीं था, ये अंदर से निकली बाहर आई। और मुझको लगता है कि जो इसकी स्पॉन्टेनिटी है, जो इसका अविरत प्रवाह है, वही समाज को और जनता को पसंद आ गया। जो हिंदी उर्दू बोलने वाले करोड़ों करोड़ लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, हिंदुस्तान में, और अब तो रशिया में, फिलीपींस में, कंबोडिया में, वहाँ भी जो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानियों से मिलते हैं वो भी इसे गाते हैं। खास तो इसमें कुछ नहीं है। ये हम आपसे फिर सुनेंगे जरूर, ये सुनना तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक चीज पे आपको फिर वापस ले जाना चाहता हूँ। आपने बीच में पढ़ाया भी? जी, 17 साल पढ़ाया मैंने, 17 ईयर्स विश्वविद्यालय सेवा में। और वो जब पढ़ाते थे, वो 40 लोगों का ऑडियंस आप ही के चैनल पर रिजाइन दिया। आप ही के चैनल पे बहस चल रही थी 2011 में। हाँ। और आपके एक साथी जो हमारे साथ बाद में आंदोलन और राजनीति में आए जी, वो एक कार्यक्रम करते थे शाम को, नमस्कार जोर से करते थे। उसमें मैं पैनलिस्ट की तरह बैठा हुआ था, आंदोलन के पैनलिस्ट की तरह। और उधर हमारे एक बहुत सीनियर नेता हैं, बड़े आनंदित हैं, हमारे प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं पहले से ही, दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने कहा कि ये क्या मिटाएंगे भ्रष्टाचार, तो खुद कॉलेज नहीं जाते, क्लास नहीं पढ़ाते होंगे, ये हर समय तो आंदोलन में होते हैं। तो मैंने कहा मेरे कॉलेज छोड़ने से अगर तुम भ्रष्टाचार मिटाते हो तो मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। तो उन्होंने कहा दो। तो मैंने कहा मैं कल दे दूंगा, तुम कल पास करो लोकपाल। तो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे, तुम दो। वो तो अपनी बात पे नहीं रहे, लेकिन मैंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। 14 अगस्त को मैंने इस्तीफा दे दिया। और जो क्लास होती थी, क्लास हमारी क्या होती थी, जैसे बीए फाइनल की क्लास है या मैं फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें 40-50 लोग हैं। तो मैं क्लास में सोचता था कि इनकी अटेंडेंस लेना तो बड़ा लंबा काम है, अटेंडेंस लो, फिर भरो, फिर ये करो। हालांकि लेनी चाहिए अटेंडेंस, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बाद में पूछ लेता था, देख लेता था कौन कौन आया। तो वो ओपन क्लास हो जाती थी। तो जब मैं राजस्थान में पढ़ाता था तो हमारी एक प्रिंसिपल थी, वो कहती थी कि वो कुमार विश्वास का शो छुटा है, क्योंकि जो खाली होता था, एमएससी केमिस्ट्री का लड़का है, एमए ज्योग्राफी के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, वो पीछे आके बैठ गए। अब कबीर सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, मीरा चल रही है तो वो चल रहे हैं, दिनकर चल रहा है तो वो चल रहे हैं। उनको मजा आता था कि चलो, और मैं उनको रोकता नहीं था। शुरू में बच्चे कहते थे नए बच्चे, सर हमारी क्लास के नहीं है। मैंने कहा तुम कहाँ के हो? सर क्लास फ्री थी, बैठ जाओ, चलो, उदम मत करना। वो चुप सुनते रहते थे। तो लोकप्रियता का तो आलम ये था उस समय कि क्लास भयानक भरी हुई रहती थी और विषय पढ़ाने में आनंद आता था। कोई शिष्य याद है आपको, कोई स्टूडेंट याद है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बाकी राजनीति में चले गए, कविता में आ गए। मेरा एक विद्यार्थी वहाँ भीलवाड़ा में खुद कवि है, मुझे पता नहीं था, मैंने उसे पढ़ाया है। वो कवि के रूप में एक दिन मुझे मंच पर मिला, राजकुमार बादल। तो उसने पैर छुए, गुरुदेव गुरुदेव। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जैसे सीनियर पोइट्स को सम्मान देते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ के? बोले गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। उस टाइम में शाहपुरा में पढ़ाता था कॉलेज में, जब आप पढ़ाते थे क्लास। तो मैंने उससे पूछा ठीक पढ़ाते थे हम? बोले हाँ गुरुजी, तभी तो मैं कवि बन गया। कोई उस वक्त की कोई ऐसी बात जो किसी स्टूडेंट ने कही हो जो छाप छोड़ गई? उस समय की सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे साथ जो प्रोफेसर पढ़ाती थी ज्योग्राफी की, उनसे मुझे प्रेम हो गया, वो मेरी पत्नी है आजकल। सबसे बड़ी बात तो ये तो ये लिटरेचर और ज्योग्राफी का मिलन कैसे? मेरी श्रीमती जी जो है वो बहुत सीधी महिला है, बहुत ही सीधी। उनका जैसे कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने, उनका जीवन बड़ा छोटा सा है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनका परिवार चारों तरफ, सास ससुर, बेटी दामाद, दूसरी बेटी, पति, उनका पालतू कुत्ता बिल्ली, बस इतने तक है उनका काम, ज़्यादा पता नहीं है। और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं घर में अपनी लोकप्रियता लेके नहीं गया। मैं जितने भी हमारे लोकप्रिय दोस्त हैं, जो नए बच्चे लोकप्रिय होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, फिल्मों वाले भी और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे भी, कि अगर सेलिब्रिटी बन गए हो, बना दिया है समाज ने, तो उसका तरीका यह है कि घर के बाहर एक अदृश्य खूंटी बनाओ और जब घर में घुसो तो उसे टांग दो वहाँ। अब आप हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, आपको लोग पहचानते हैं, और यहाँ बच्चे अभी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, किशोर जी पत्रकारिता के बच्चे, उनके लिए आप आदर्श हैं कि अरे ऐसा बनना है। अगर आप यही लेके घर गए और आपने यही आशा करी कि आपकी पत्नी ऐसा ही व्यवहार करेंगी, बच्चे ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं घर से बाहर जब उतरता हूँ अपने घर से, तब तक मैं कुमार विश्वास होता हूँ
कई बार सड़क पर लोग रुक जाते हैं, मेरा सड़क पर घर है, आप आएँ तो कारें रुक जाती हैं, कुछ लोग दौड़ के आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो बिल्कुल कुमार विश्वास की तरह फ़ोटो खिंचाता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बहुत अच्छा फ़ोटो। और जैसे ही घर के अंदर पहला कदम रखा, कुमार विश्वास टांगा, पति, पुत्र, पिता, ये के रूप में, क्योंकि वहाँ फिर आपको कोई कुछ भी कहता है। जैसे आप पहन के गए तो मेरी बेटी कह सकती है, ब्रो व्हाट इज दिस, क्या पहन रखा है ये? तो अब आप इसमें ये महसूस ना करें, अरे मैं तो कुमार विश्वास अब इंटरव्यू दे के आया हूँ, कह के रहेगा कहने वाला हाउ कैन शी से। नहीं, वो आपकी बेटी है, वो ऐसे ही बोलेगी। उसे आप पिता के रूप में मिलिए, द कुमार विश्वास के रूप में मत मिलिए। आपने पिता की बात की, पिता आप साथ में रहते हैं? मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, अभी तक? नहीं, मैं पिताजी माताजी के साथ रहता हूँ। वो जब तक हैं जीवन, उन्हें भगवान ईश्वर से ऊपर दे, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन वो डांट अभी तक जारी है? अरे पर्याप्त। मेरे को छोड़िए, हमारा सारा जो सहायक हमारे साथ काम करते हैं, हमारे चालक, हमारे घर में काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, सबको पता है कि ओरिजिनल मालिक कौन है घर का। उनको कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे घर में काम करने वाले सहायकों को कोई गलतफहमी नहीं है कि कुमार विश्वास मालिक है, कि उनकी पत्नी मालिक। उन्हें पता है ये दोनों जो बैठे हैं ना बुजुर्ग इस फ्लोर पे, ये मालिक हैं। मेरी आवाज पे एक बार हो सकता है कि मेरे साथ काम करने वाला आदमी थोड़ी देर से आए, मैं आवाज लगाऊं, विनोद दोस्त है, वो आए कि हाँ गुरु कह रहे हैं सर, लेकिन अगर पिताजी ने आवाज लगा दी तो वो जो हाथ में उसे छोड़ गए, जी बाबा जी, तुरंत पहुंच जाएगा। तो अभी तो उनकी हनक मतलब पहले से दुगनी है। ये उनको कब उन्होंने कभी कहा कि नहीं मैंने गलत सोचा था? नहीं, वो कहते नहीं है। जब वो बचपन में जैसे शुरू में कहते थे ना महाकवि, वो मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, अरे तुम्हारे महाकवि आ गए हैं जरा, तो मेरी माँ बेचारी संकोच में रह जाती थी कि बेइज्जती कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि 16-17 में एक चैनल ने प्रोग्राम किया महाकवि, बड़ा आपने देखा होगा, बड़ा टीआरपी का प्रोग्राम रहा। मैं उसका एंकर करता था और देश के बड़े कवियों के जीवन के बारे में ड्रामेटिक करके हम सुनाते थे। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रहा। उसमें बच्चन जी, दिनकर जी, सबके बारे में हमने काम किया। तो उसके पूरे देश भर में होर्डिंग्स लगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के ऊपर, बड़े बड़े स्टेशंस के ऊपर। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी एक दिन दिल्ली जा रहे थे, तो वो ये गाजीपुर की रेड लाइट पे रुकी गाड़ी, तो सामने बड़ा सा होर्डिंग था महाकवि, और उस पर मैं यूं करके खड़ा हुआ था। तो मेरे माँ ने मेरे पिताजी को कौनी मारी, सुनो। उन्होंने कहा हाँ बोलो। बोले वो देखो वो महाकवि। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि आज अम्मा ने बाबा की क्लास ले दी। तो वो कहते नहीं है कुछ भी, लेकिन अच्छा ही लगता होगा उनको। आपके कोई ऐसा कभी उन्होंने जाहिर किया कि ये कविता उनको सबसे ज्यादा पसंद है? एक कविता पर बोले आज तक वो सिर्फ। कारगिल के बाद मैंने कविता लिखी थी, है नमन उनको कि जो यश काय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। अच्छी कविता थी। तो वो कविता जब उन्होंने सुनी, मैंने तो नहीं सुनाई, उन्होंने किसी क्लिप में सुनी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये वाली कविता अच्छी है तुम्हारी, जो कारगिल वाली है। मैंने कहा जी प्रभु आपका प्रसाद मिला, बड़ी कृपा हुई। तो उस लोकप्रियता का एक शिखर जो उस वक्त कवियों को उस तरह से नहीं मिलता था, वो आपने देखा, लोगों ने देखा। फिर बीच में राजनीति आई। वो सफर आपने खुद चुना या वो भी आपको लगा कि ये भी अंदर की आवाज है? नहीं, आंदोलन मैंने खुद चुना, राजनीति नहीं चुनी। आंदोलन मेरे चारों तरफ जो लोग थे, जो मेरे बचपन के दोस्तों में थे, मतलब बचपन का मतलब जो पहली क्लास के दोस्त थे, पहली क्लास से लेके शादी ब्याह बच्चों तक साथ थे। मतलब मेरी छोटी बेटी हुई थी तो मैं बाहर गया हुआ था, वो गए लेके, उनका बेटा हुआ तो मैं लेके गया भाभी को। ऐसे दोस्त जो थे वो इन्वॉल्व हो गए एंटी करप्शन मूवमेंट बनाने का। और मेरे घर पर एक होली की शाम को एक डिनर था, वहाँ पहली बार स्केच खिंचा कि क्या होना चाहिए। आरटीआई आ चुकी थी, अगर लोकपाल और आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, और मुझे लगा कि अच्छी चीज़ है। कुछ तस्वीरें हैं वो लोगों ने बहुत बार देखी हैं और उन कहानियों को अपने अपने हिसाब से समझते हैं, लेकिन आप ही बता सकते हैं उन तस्वीरों में उस वक्त हो क्या रहा था। आइए देखते हैं उनको। ये कब की तस्वीर है? ये तस्वीर है मेरे चौथी क्लास की। चौथी क्लास की? हाँ, तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम था शहर में, और मेरे भाई साहब जो बड़े वाले हैं, जो वाइस चांसलर हुए,
पीछे विद्यार्थी दिखा भी रहा है आपको, देखो ना। जी, जी। विद्या दिख रहा है पीछे जो बैनर पर। विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था, तो इसमें मेरे को कोई कविता या गीत सुनाने के लिए मुझे बुलाया गया था। अब मुझे चौथी क्लास का मतलब मैं रहा हूँगा करीब 8 साल का, क्योंकि तब पहले ये नर्सरी केजी ये नौटंकियाँ नहीं होती थी, मतलब सीधे आदमी पहली क्लास में जमा होता था। तो मैं शायद 8 साल का रहा हूँगा। हमारे कस्बे पिलखवे में प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कुछ कविता और गीत सुनाए थे। सबसे पहली तस्वीर। आपने बाएं हाथ से क्यों पकड़ा माइक? नहीं, मैं वामपंथ से प्रभावित नहीं था, ऐसे ही पकड़ लिया होगा। एक और तस्वीर है, ये कब की है? ये है 1989 के 10 फरवरी की, जन्मदिन की। हाँ, तो हमने एक संस्था खोली थी सृजन। अच्छा। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष था, और बाद जब में आप कॉलेज में थे? जी, और बाद में जो उत्तर प्रदेश दिल्ली की राजनीति में हमने स्थापित किया अपने मित्र, वो इसके महासचिव थे, और हमने ये पहला कार्यक्रम 2 दिवसीय कराया था। इस फोटो की कहानी 2 हैं। एक तो ये है कि मेरे संयोजन का ये पहला कवि सम्मेलन है। अच्छा। और इस फोटो की कहानी ये भी है कि दिन में यहाँ भाषण प्रतियोगिता हुई थी, उस भाषण प्रतियोगिता में वो भाग लेने आई जिन्होंने मेरी कविताओं में बाद में जीवन घोला। वो इसी प्रोग्राम में मिली थी मुझे पहली बार। तो वो कहानी, उस कहानी ने आपकी कविता को निखारा कि आपकी कविताएं उस कहानी को निखार रही हैं? नहीं, देखिए कि वो तो मैं तो किसी को क्या निखारूंगा, उनकी एक कृपा है, एहसान है उनका मेरे जीवन पे कि मेरे अंदर प्रेम की संवेदना। देखिए, जब आप प्रेम करने लगते हैं ना, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम से आप बम भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। ऐसे ही प्रेम एक ऊर्जा पैदा करता है, उस ऊर्जा से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरी खुद की लाइन है कि हिम्मत का सागर लांघो, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। तो जिनके दिल टूटे उन्होंने उजाला फैलाया दुनिया में। तो हमारी एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, हमें पहली बार पढ़ाने गया, डॉक्टर लता शर्मा, इंग्लिश की हेड थी, कहानीकार थी। तो उन्हें जब पता लगा कि मैं कवि हूँ, तो वो जब भी मैं मिलता था, आयु में बड़ी थी तो मैं उनसे प्रणाम करता था, माता प्रणाम। तो वो कहती थी भग्न हृदय भाव। तो किसी ने पूछा ये क्यों कहती हो? बोले ये शायर है, मैं इसके दिल टूटने का आशीर्वाद देती था कि और अच्छा शायर बने और अच्छा बने। तो अच्छा, और उस दौर में और आज के दौर में भी, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूं, आप तो न शराब न कोई और ऐब उसमें तो गए नहीं, तो फिर ये कविता कहाँ से निकलती? क्योंकि बाकी कवि तो कहते हैं कि इसके बिना कविता नहीं हो सकती, और आपका तो दिल भी टूट गया था। ऐसा नहीं है। मैंने जो कवि सम्मेलन में संकल्प लिए थे कि मुझे 3-4 चीजें, अगर मेरे हाथ में कभी ये डोर आई तो मैं करके रहूंगा, उन 3-4 चीजों में एक ये भी थी। देखिए, पहली बात तो जो शराब पीते हैं ना, वो कोई दानव नहीं है, और जो शराब नहीं पीते वो कोई देवता नहीं है। अच्छा, वो आपने बात कह दी, क्योंकि ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि भैया वो दानव नहीं है। मूर्खतापूर्ण बात है ये। चलिए एक और तस्वीर देखते हैं। ये कब की? ये बहुत ही सुंदर फोटो है। ये माधव कॉलेज उज्जैन का प्रोग्राम है। ये भी मुझे लगता है 90 या 91 की जगह है, 35 साल पुरानी वो है। लेकिन देखिए, शर्ट करीने से है, अभी भी बेल्ट ठीक लगा रखी है उस जमाने में भी। चलिए, आहा, काफी रिसर्च की है आपकी टीम ने। ये मेरे विवाह का फोटो है, मेरी श्रीमती जी हैं। और वो आप हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा। अलग देखिए, मेरे चेहरे पे आत्मविश्वास है, जो दांत दबा के आता है एक पुरुष में ना, सब सही कर लूंगा। उनके चेहरे पे संकोच है, और आगे आने वाले कल के लिए आशंकाएं हैं कि प्रेम विवाह कर तो रही हूं, उसे पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये तब का फोटो है, ये 96 दिसंबर का फोटो है। ये पिताजी के साथ का फोटो है। ये तो ज्यादा पुराना नहीं है, 10-15 साल 15 साल पुराना होगा। और टचवुड हम दोनों बाप बेटे अभी भी ऐसे हैं। मेरी माँ बहुत सुंदर है, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। मेरे भाई और बहन बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी माँ बहुत सुंदर है। अब तो 88 के हो गए हैं पिताजी हमारे, 88 साल के। इस 19 जुलाई को 88 पूरे हो जाएंगे, 89 में शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अब आई। ये है फोटो रामलीला मैदान का पहला दिन।
या दूसरा दिन जब अन्ना अनशन पर बैठे हुए थे और ये उनको हम लोकपाल का ड्राफ्ट के लिए कन्विंस करने के लिए गए हुए थे। आपको लग रहा था ये रामलीला मैदान में आपको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आप भीड़ ला रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं पता था, जो इस्तेमाल होता है उसे नहीं पता होता, जो इस्तेमाल करता है उसे पता होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं तो मुझे लगता था ये बहुत ज़रूरी काम है, पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए और मैं उसके लिए लगा हुआ था। और मुझे उसके लिए कोई ग्लानि, कोई दुख, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका बेवकूफ़ बना दिया आपका, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की औकात नहीं है। नियति प्रयोग करती है, नियति ने मुझे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया और निश्चित रूप से एक बड़े फलक पर मेरी पहचान बनी। उससे पहले मुझे केवल कवि सम्मेलन के लोग जानते थे, उनमें निश्चित रूप से मैं स्टार था, लोकप्रिय थी, पॉपुलैरिटी थी, मेरे पास काफ़ी पॉपुलैरिटी थी, आप लोग पहले भी बुलाते थे। लेकिन इसके बाद पूरा देश और हर तरह के लोग जान गए, अड़ोस पड़ोस के देश भी जान गए और एक अच्छा आंदोलन हुआ। उसका प्रतिफल नहीं निकला। आज़ादी का आंदोलन भी बहुत अच्छा आंदोलन था, ज़रूरी आंदोलन था, उसका प्रतिफल ठीक नहीं निकला। एक बांग्लादेश बना दिया गया, एक पाकिस्तान बन गया, हमको अखंड भारत नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो अब इसके लिए रोते रहिए कि आंदोलन ही क्यों हुआ। तो आंदोलन तो होता है, उससे कुछ अच्छा निकल सकता था, लेकिन कुछ लोगों के निजी स्वार्थ और निजी छोटेपन ने उसको ख़त्म कर दिया। उतना अच्छा नहीं रख पाए वो लोग। कुमार विश्वास जी, दिल वाले जो कहते हैं कि भाई दिल का हाल सुने दिल वाला, दिलवाना होना ज़्यादा बड़ा है या कहने वाला होना ज़्यादा बड़ा है? दिल ही नहीं होगा तो कहेगा नहीं, दिल ही नहीं होगा तो नहीं कहेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मैं करता हूँ वो करते हैं। हमारे संस्थान में बहुत लोग हैं, मैं म्यूजिक के साथ कविता सुनाने लगा तो वो सुनाने लगे, मैं राम पर बोलने लगा तो राम पे बोलने लगे, मैं इश्यूज़ पे बोलने लगा तो वो इश्यूज़ पे बोलने लगे। लेकिन उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है अगर वो दिल से नहीं कर रहे हैं। शब्दों की बनावट से आप बहुत ज़्यादा खेल कर नहीं सकते। अभी भी मैंने आपको 1 घंटे में बहुत सारी बातें ऐसे कह दी हैं जिनको मेरे स्टाफ के लोग और मेरे परिवार के लोग कह सकते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे यहाँ बैठ के लगा कि बोल देना चाहिए। अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वही वाली बात है, रानी रूठेगी सुहाग खोएगी। मुझे क्या पाना है, मुझे जीवन में क्या लेना है, ये तुम अपने सम्मान अपने घर रखो, तुम अपने सदनों की सदस्यता अपने घर रखो, तुम अपनी तालियां गालियां अपने घर रखो। सब एक खेत है मेरे पास, उसमें खाना उगता है, कपड़े दूसरे देते हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने खेत पे उगा के खा लेंगे। हम तो जिस वंश में पैदा हुए हैं वहाँ तो लोगों ने भूखे रह के सच बोला है। हमको तो भगवान ने 2 पीढ़ियों का पेट भर रखा है, अब भी सच ना बोलें तो कितने बड़े मूर्ख हैं हम, इतना अच्छा अवसर मिला है। तो अगर दिल नहीं है तो कह नहीं सकेंगे, और कहेंगे तो सुनने वाला नहीं मिलेगा। कहने वाला तो कहता रहेगा लेकिन सुनने वाला ही नहीं मिलेगा। सुनने वाला तभी मिलेगा जब दिल से गाया जाएगा, जब दिल से कहा जाएगा। इसी बिंदु पर इस बात को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि चाहे ले जाओ निवाला, चाहे ले जाओ दुशाला, कह के रहेगा कहने वाला। कहने वाला। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत धन्यवाद। बड़ा बहुत रोचक।